एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 2 लॉ स्प्रिंग। तो इस चैप्टर को लिखा है अनीस जुंग ने। तो सबसे पहले राइटर का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दो क्योंकि पेपर में आता है और हम भूल जाते हैं। तो अनीस जुंग बिल्कुल यहाँ स्पेलिंग लेके सेम टू सेम कमेंट कर दो। एंड मेरे क्लास 12 के प्यारे प्यारे भाई बहनों, अगर आप इस चैनल पे आ गए हो तो 100 on 100 आ जाएंगे इंग्लिश के अंदर, क्योंकि मैं इंग्लिश ऐसी पढ़ाऊंगी कि कोई नहीं रोक सकता तुम्हें 100 out of 100 लाने से। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लगा दो अटेंडेंस अपनी लिख कर जिस दिन आप पढ़े हो इस चैप्टर को। तो हर बच्चे ने डेट लिखनी है वरना मत पढ़ो वीडियो से, ठीक है। सबने डेट लिखनी है, किस दिन पे चैप्टर पढ़े हो और राइटर का नाम एंड एक प्यारा सा हार्ट वाला इमोजी, जिससे क्योंकि एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ये। इसमें हम दुख पढ़ेंगे उन बच्चों का जिनसे चाइल्ड लेबर कराया जाता है और उनका बचपन छीन लिया जाता है, तभी चैप्टर का नाम है। पहले चैप्टर के नाम को समझते हैं, लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है? एक ऐसा महीना हमारी जिंदगी का, या कहो एक ऐसा मौसम होता है जब पेड़ खेल रहे होते हैं, एवरीथिंग इज वेरी वाइब्रेंट, ठीक है। अब स्प्रिंग जो होता है ऐसी हमारी लाइफ टाइम का ना, जब हमारा बचपन होता है उसको हमारा स्प्रिंग बोला जाता है। सबसे खिले खिले तो बचपन में ही रहते हैं ना, बाद में तो टेंशन ही है लाइफ की, इतनी जॉब करो, आगे शादी करो, फिर ये फिर वो। तो बचपन ही हमारे लाइफ का सबसे खूबसूरत समय होता है, उसे हम स्प्रिंग कहते हैं। अब आज हम दो ऐसे बच्चों के बारे में जानेंगे, दो से हम पूरी सोसाइटी को ही जान लेंगे जिनसे उनका बचपन छिनता है। पहला बच्चा है साहिब, जो कूड़ा बीनता है। रास्ते में आपने देखा है कई लोग कूड़ा बीन रहे होते हैं बेचारे, मजबूरी उनको ये काम करना पड़ता है। पीछे एक कूड़े का थैला लेके आते हैं, सर्चिंग फॉर बॉटल्स और समथिंग एल्स, जिससे वो बेच के पैसा कमाए। तो पहला पढ़ेंगे हम सिनेरियो साहिब नाम के एक बच्चे का, और दूसरा हम पढ़ेंगे फिरोजाबाद, जहाँ कांच की चूड़ियाँ बनती है सुंदर सुंदर, वहाँ की फैक्ट्री में काम करने वाले एक बच्चा मुकेश का, ठीक है। इन दोनों ही बच्चों को चाइल्ड लेबर करना पड़ा है और उनसे उनका बचपन छिन गया है। लिखा है चैप्टर किसने? जल्दी कमेंट में बताओ। अनीस जुंग ने। तो यहाँ मैंने नोट्स बना दिए हैं। इस नोट्स को देखने के बाद एनसीईआरटी को साइड में रख दो, कभी छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सएप चैनल से एंड मेरे इंस्टाग्राम से, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा दिया है। जस्ट मुझे वहां पे आप फॉलो कीजिए एंड आई विल सेंड यू द पीडीएफ। डाउनलोड करा के उन्हें प्रिंट करा लेना। डन। अब आते हैं हम अपने चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो ये नोट से आपका रिवीजन हो जाएगा। शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। तो हमारी ऑथर अनीस जुंग ना दिल्ली में रहती हैं, ठीक है। और दिल्ली में ही इन्हें दिखता है कि इनके मोहल्ले के आसपास में रोज सुबह एक बच्चा आता है और कूड़े में कूड़ा बीन रहा होता है वो, ठीक है। तो द नरेटर मीट्स साहिब, अ रैग पिकर बॉय, एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग गार्बेज डंप्स फॉर गोल्ड। गोल्ड क्यों लिखा है उन्होंने? क्योंकि उस बच्चे के लिए गार्बेज ना एक सोने के समान होता है। क्यों? उसे लगता है यार आज 2 रुपए का सिक्का ना निकल जाए, आज 5 रुपए ना निकल जाए, आज कुछ बढ़िया सी चीज़ ना निकल जाए जिसे बेच के मैं पैसा कमा लूँ। सो वो ऐसे उसको सर्च कर रहा होता है जैसे कोई खजाना हो। तो वो रोज़ उसको देखती थी। नाम क्या है उस बच्चे का? साहिब है। बट अभी उन्हें नाम नहीं पता था, वो बस देखती थी यार ये बच्चे आते हैं रोज़, ये यही करते रहते हैं यहाँ पे। सो वो एक दिन उस बच्चे के पास जाती हैं और कहती हैं तुम ये सब क्यों करते हो? तो वो कहता है मेरे पास और कुछ नहीं है बट करने के लिए। तो वो उसको कहते हैं गो टू स्कूल, पढ़ लो लिख लो। तो वो कहता है उन्होंने अभी स्कूल नहीं बनवाया, जब वो बनवाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। उन्होंने कौन? यहाँ पे वो बात करता है गवर्नमेंट की। वो कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल अभी है ही नहीं मेरे यहाँ पे, जब बनेगा तो मैं पढ़ने चला जाऊँगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बच्चा पढ़ना चाहता है बट एजुकेशन की कोई जो है साधन ही नहीं है, तभी उसको कूड़ा बीनना पड़ रहा है, उसके मम्मी पापा उसे कूड़ा उठाने भेज रहे हैं। तो अब हमारी ऑथर उसको कहती है अच्छा एक बात बताओ, मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे मेरे स्कूल में पढ़ने? एंड वो सुन के उसकी आंखें तो भैया शिनचैन हिमावारी जैसी गोल्डन गोल्डन हो जाती हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसको बहुत खुशी होती है कि अरे वाह मेरे लिए स्कूल बन जाएगा, मैं पढ़ पाऊंगा। तो वो कहते हैं हाँ मैम मैं ज़रूर आऊँगा पढ़ने आपके स्कूल में। सो कहती हैं ऐसा ही हुआ। फिर वो अपने काम पे लग पड़ा। अब वो जो बच्चा साहिब था, यानी कि वो जो बच्चा था बेसिकली, वो कहाँ का रहने वाला था? वो ना रहने वाला था ढाका का। वेयर इज ढाका? इट इज़ इन बांग्लादेश, ठीक है। तो वो लोग ना यहाँ दिल्ली में शिफ्ट कर गए थे। अब क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टॉर्म्स आए थे, तूफान आए थे, और बांग्लादेश में ढाका में इनकी जो फसल थी वो ख़राब हो गई, तो वहाँ वो कमाई नहीं कर सकते थे। तो अब ये लोग जो है एज ए रेफ्यूजी इंडिया में रह रहे हैं। और इंडिया में कहाँ रहते हैं? ये सीमापुरी सुना हमने दिल्ली का, वहाँ ये सब लोग रहते हैं। उसकी मम्मी ने बताया था, साहिब की मम्मी ने उसको, कि उनके स्टॉर्म से फील्ड खराब हुई थी इसलिए वो यहाँ रहते हैं। तो अब साहिब चला जाता है भैया अपने काम धाम पे, अपना वही कर रहा होता है गार्बेज। वो कहती है थोड़े दिनों बाद आया, मुझसे पूछने लगा मैम इज़ योर स्कूल रेडी? आपका स्कूल रेडी है? तो वो कह रही मुझे उस समय बहुत शर्म आई क्योंकि मैंने तो उसे झूठा वादा करा था, मैं तो कोई स्कूल खोलने ही नहीं वाली थी। तो साहिब ऐसे जब पूछता है तो वो कहती है हाँ बेटा आई एम ट्राइंग, इन कामों में ना बहुत देर लगती है, इतनी जल्दी नहीं बन जाते स्कूल। तो कह रही वैसे ये भी मैंने झूठ ही बोला था, बट ये बोलते हुए मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, बट कोई बात नहीं, ये जो जितने गरीब लोग होते हैं ना इनका डेली का है ये, इन लोग रोज़ नए झूठे वादे करते हैं और इनके वादे कभी भी पूरे नहीं होते। यहाँ वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कह रही है ड्यूरिंग द पॉलिटिकल पार्टीज जो वोट्स के लिए तो इतने बड़े बड़े वादे
वादे करती है, बाद में कभी पूरे नहीं होते। तो वो उसको ये बोल के भेज देती है, हाँ हाँ मैं स्कूल खोलूँगी ज़रूर, अभी टाइम लगेगा उसके अंदर, ठीक है। चलो अब आगे क्या होता है, आफ्टर मंथ्स, बहुत महीने हो जाते हैं, वो रोज़ साहिब को देखती है, कभी कभी बात करती है, फिर वो फाइनली उससे उसका नाम पूछती है। मैंने तो पहले ही बता दिया ना, नाम के वरना चैप्टर समझ में कैसे आता। तो वो फाइनली उससे पूछती है, बेटा व्हाट इज़ योर नेम। तो वो अनाउंस करता है बड़ी प्राउडली, वो कहता है साहिब ए आलम, मेरा नाम है साहिब आलम। साहिब आलम मतलब क्या होता है, बेसिकली साहिब आलम मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स का राजा। तो वो कहते हैं कितना आयरॉनिकल है ना उसका नाम। आयरॉनिकल मतलब होता है जो आपने सोचा हो उससे बिल्कुल उल्टा हो। क्यों? क्योंकि उसका नाम क्या है, यूनिवर्स का राजा, मतलब उस पर सारी लग्जरी होनी चाहिए, दुनिया की हर चीज़ उसके पास होनी चाहिए, बट उसके पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, और वो पूरा दिन कूड़ा बीनता था। सो बेसिकली वो रोज़ देखती थी अब उन बच्चों को कि कैसे वो बच्चे घूमते रहते थे। वो कह रही मैंने देखा कि साहिब अकेला नहीं होता था, साहिब के साथ में रोज़ सुबह आते थे ये कूड़ा बीनने बच्चे, बेयरफुट बॉयज़ आर्मी इनको वो कहती थी, क्योंकि सब बच्चे नंगे पैर होते थे, एक के भी पैर में चप्पल नहीं होती थी। कूड़ा बीनते थे सुबह और दोपहर तक अपने घर चले जाते थे। जैसे चिड़िया सुबह आती है शाम को चली जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही सुबह आते थे और बाय द नून यानी कि दोपहर तक चले जाते थे। अब ज़्यादातर हर बच्चा ना नंगे पैर होता था, तो हमारे ऑथर को काफ़ी इंटरेस्ट था इन बच्चों के अंदर। तो वो जाती हैं और उनसे पूछते बेटा तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। तो सब ना अलग अलग रीजंस देते हैं। एक कहता है कि मेरी मम्मी ने ना वो अलमारी में से उतारी नहीं थी इसलिए नहीं पहनी है। तो दूसरा बच्चा कहता है अगर इसकी मम्मी ने अलमारी में से उतार भी देती ना ये तो भी नहीं पहनता। तीसरा बच्चा कहता है मेरे को तो जूते चाहिए, उसने डिफरेंट कलर के, एक बच्चे ने डिफरेंट कलर के जूते पहन रखे थे। तो बेसिकली क्या है कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं है उनके पेरेंट्स पे कि उन्होंने उनको चप्पल भी नहीं दिला रखी। और कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं हमें तो ऐसे ही पसंद है, तो उनके यहाँ पे उनके पेरेंट्स उन्हें कहते थे उनका तरीका है, उनके तौर तरीके, उनका रिचुअल है ये कि वो ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों से छुपाना चाहते हैं ना कि हम इतने गरीब है कि तो उन्हें चप्पल भी नहीं पहना सकते। तो इसलिए वो बच्चों को बहाना बना देते हैं कि बेटा हमारे यहाँ तो ऐसे ही रहते हैं बिना चप्पल के, हमारा ये स्टाइल है, ठीक है। तो वो बच्चे अब एक्सेप्ट कर चुके हैं इस चीज़ को और वो पूरे समय नंगे पैर घूमते हैं, बट कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं एक अच्छे जूते चप्पल उनके पास हो। तो अब जब वो नंगे पैर बच्चों को देखती है ना, तो उन्हें याद आती है अपने बचपन की कहानी और अपने एक दोस्त की कहानी जो रहता था उदीपी नाम की एक जगह पे, ठीक है। उदीपी जगह कहाँ है सर्च करके मुझे बता दो, मैं तो 6-7 सालों से ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ और मुझे अभी भी नहीं पता उदीपी कहाँ है। तो उदीपी नाम का एक शहर है, इंडिया में ही है। तो उदीपी नाम की जगह जो है आप समझ लो, या इट्स फिक्शियस, पता नहीं, हम देख लेंगे। तो भाई उदीपी के अंदर रहता था एक लड़का, वो हमारी नरेटर का, हमारी जो ये राइटर है उनका दोस्त था। तो वो ना पुजारी का बेटा था, पंडित का बेटा था। तो वो उनको बताता था कि जब मैं छोटा था ना तो मेरे पास भी स्कूल पहनने जाने के लिए जूते नहीं थे, तो मैं रोज़ जब मंदिर से के तरफ से होते हुए जाता था अपने स्कूल, यानी कि मंदिर सामने आता था, तो मैं भगवान जी से, माता रानी का मंदिर था वो, तो मैं उनसे रोज़ प्रे करता था मुझे जूते दे दो और मुझे मेरे जो जूते मिले वो कभी खोए भी ना, ठीक है, स्कूल के जो जूते हैं। तो कह रही वो हमेशा प्रे करता था। अब वो जब बड़ी हो गई थी हमारी नरेटर, वो एक बार फिर वहाँ उदीपी गाँव जाती हैं और वहाँ पे अब वो पुजारी का जो है ना एक नई जनरेशन आ गई थी, कोई और पुजारी था। तो वो कह रही वहाँ मैं मंदिर के आंगन में वहाँ पीछे बैठी हुई थी पुजारी के घर में, तो वहाँ पे मैंने देखा पुजारी का बेटा आता है, उसके बैग था वहाँ, फोल्डिंग और प्लास्टिक की चेयर पड़ी थी, उसने अपना बैग रखा चेयर के ऊपर, और तब मैंने देखा कि वो बच्चे ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ जूते पहने थे। तो वो कहते इतनी तरक्की तो इंडिया में अब आ गई है कि जो पंडित और पुजारी के बच्चे हैं उनके पास तो जूते हैं, जो उस बच्चे ने विश मांगी थी मेरे दोस्त ने वो पूरी हो चुकी है, आज तक पुजारी के बच्चे पे जूते हैं। बट यहाँ ये जो गार्बेज उठाने वाले बच्चे हैं इनके पास अभी इतनी तरक्की नहीं आई है कि ये जूते पहने। सो जो है अब इतना जब वो उनके लाइफ में इंटरेस्ट ले ही नहीं, तो एक दिन उन्होंने सोचा जरा जाकर देख कर आती हूँ ये बच्चे रहते कहाँ हैं। सो शी वेंट टू द सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ है? इट इज़ ऑन द किनारा ऑफ दिल्ली, ठीक है तो दिल्ली में ही, बट कोसों दूर है एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट। घर के नाम पे वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, पानी के नाम पे पानी नहीं है, सीवर्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, सर पे जो है पन्नी की छतें हैं लोगों की, बट वो लोग वहाँ रह के अपना गुजारा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस जगह से वो रहते थे वहाँ से उनको पैसा वो नहीं कमा पा रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारे परिवार रहते हैं सीमापुरी के अंदर, तो वो उनसे मिलने जाती है। तो द नरेटर विजिट सीमापुरी ऑन दिल्लीज आउटस्कर्ट, जहाँ पे 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं। तो ये पुराना डेटा है, अभी क्या पता ज़्यादा रहते हो कम रहते हो जो भी है, बट हम बुक वाला याद रखेंगे 10,000, ठीक है। वो मड हाउसेस यानी कि जो हट होती है ना, हट, उसमें रहते हैं और वहाँ कोई सीवेज टॉयलेट्स वगैरह नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, क्लीन वाटर तक नहीं है। ये 1971 के वॉर के बाद में जो है बांग्लादेश से इंडिया आए थे एज ए रेफ्यूजी,
बट उनके पास गाइस कोई आइडेंटिटी नहीं है। बेसिकली दे आर रिफ्यूजीज ना, उनके पास आइडेंटिटी नहीं है। बट इन लोगों के पास एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं राशन कार्ड। राशन कार्ड से क्या होता है, राशन की शॉप पे जाके ना आप राशन ले सकते हो, 1-2 रुपये किलो पे, 5 रुपये किलो पे चावल मिल जाएगा, आटा मिल जाएगा, ये सब चीज़ें। तो इनको ना राशन कार्ड पॉलिटिशियन ने प्रोवाइड करा है, क्योंकि इनको राशन के बदले जो है ना ये वोट दे सकते हैं, राशन कार्ड पे ये वोट दे सकते हैं। तो इनका यही चलती है ज़िंदगी। पॉलिटिशियंस इन्हें वादे करते हैं, वो पूरे नहीं करते, बस इनको जो है अपना वोट बैंक के लिए ज़िंदा रखते हैं, मतलब इनको जो है राशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, थोड़ा बहुत काम करते, मतलब काम तो पूरा दिन ही करते, गार्बेज पिकिंग का, और जो है राशन शॉप से इन्हें राशन मिल जाते हैं, ठीक है। सो इन पूरे परिवारों के लिए जो सीमापुरी में रहते हैं, जो इनका गार्बेज है ना वो गोल्ड के समान है। जो गार्बेज है वो उनकी डेली ब्रेड है। ब्रेड मतलब ये नहीं गार्बेज खा लेते हैं, ब्रेड मतलब रोटी कमाने का साधन। जैसे आपके पापा जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उससे वो अपनी ब्रेड कमा के ला रहे हैं ना, रोटी। तो इनके यहाँ पे जॉब कौन करता है, इनके यहाँ पे रोटी का साधन क्या है, पैसा कमाने का साधन क्या है, सिर्फ और सिर्फ गार्बेज। ये मैंने इतना लिख के इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो है वहाँ पे ना एक लेडी थी, वो जो है उनसे पूछती है हमारी नरेटर कि आप ऐसे यहाँ क्यों रह रहे हो, आप तो इतने सुंदर गांव में रहा करते थे, कहाँ आप यहाँ झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रह रहे हो। तो वो कहती है कि अगर हमें कूड़ा बीन के हमारे सर पे छत आ रही है तो हम यहीं रहना शुरू करेंगे। अगर यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी भी नहीं है ना, तो आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए पेट भर के अपने बच्चों को हम खिला दें और सो जाए। सो वो कहती है कि हमें वहाँ पे तो काम नहीं मिल रहा था ना, तो यहाँ पे चाहे हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है, चाहे हमारे पास घर नहीं है, बट फिर भी अगर हम पेट भर के रात को सो पा रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो वो बच्चा है ना, बच्चा साहिब, वो कहता है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। अब जो वो बच्चा है, जितने भी बच्चे, साहिब क्या हर बच्चे, उनके लिए गार्बेज ना एक ट्रेजर हंट होता है कि भैया 10 रुपये निकल गए, 5 रुपये निकल गए। और जो बड़े लोग हैं उनके लिए वो है सर्वाइवल। क्या है, बड़े लोगों के लिए गार्बेज है सर्वाइवल। सर्वाइवल की सही स्पेलिंग लिख दो कमेंट सेक्शन में, ऐसे क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस में आने वाले हैं। तो समझ में आ गया सीमापुरी जाके उन्हें क्या समझ आता है। अब वो कहती हैं तो कुछ दिन बीत जाते हैं, मैं टेनिस क्लब के बाहर से निकल कर जा रही थी, सर्दियाँ आ गई थी, तो मैंने देखा साहिब वहाँ खड़ा हुआ है और जो है उसने टेनिस के शूज़ पहन रखे थे। शायद वो किसी बच्चे ने उसको दे दिए थे क्योंकि उसमें एक छोटा सा छेद था। बट साहिब के लिए, जिसने आज तक चप्पल ही नहीं पहनी, टेनिस शूज़ छेद वाले भी एक ड्रीम कम ट्रू थे। तो वो उसको बताता है, उनको बताता है हमारी ऑथर को कि मेरे को ना ये गेम बहुत पसंद है। वो 2 लड़कों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। वो कहता है कि यहाँ का जो वॉचमैन है ना टेनिस क्लब का, वो बहुत अच्छा है। जब कोई भी नहीं होता तो वो मुझे अंदर जाने देता है और मैं वहाँ जाके झूला वूला झूल लेता हूँ। तो वो कहती है चलो टेनिस शूज़ तो ऐसे मिल गए, बट टेनिस तो बहुत कोसों दूर है इसकी लाइफ से, क्योंकि इट इज़ अ वेरी लैविश प्लेस, ठीक है। अब वो कहती हैं एक दिन दोबारा मुझे साहिब दिखता है, सड़क किनारे चलता हुआ जा रहा था, बट मैंने नोटिस करा कि आज उसके हाथ में उसका कूड़े का थैला नहीं था, एक दूध का बड़ा सा कनस्तर था। डोल होता है ना जो जिसमें दूध भर के ले जाते हैं वो। तो कह रही, मैंने उससे पूछा साहिब बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं ना पास वाली यहाँ जो है ना वहाँ पे एक चाय की टपरी है, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे 800 रुपये महीना मिलता है और खाना भी मिलता है वहाँ पे। और जो है वो दूध लेकर आ रहा था मिल्क बूथ से। तो अब वो साहिब को देखती हैं और उनको समझ में आता है कि आज साहिब की शक्ल के ऊपर वो खुशी, वो स्माइल नहीं थी जो हमेशा होती थी। इवन तो पहले वो रैट पिकिंग करता था, कोई जॉब नहीं थी वो सिक्योर, पैसे भी नहीं मिलते थे उसे उसके इतने, बट फिर भी वो खुश रहता था। वो अपना मास्टर था ना, अपनी मर्जी जो मर्जी करे। वो बस्ता उसका था जिसमें वो कूड़ा डालता था, बैग उसका था, बट आज वो जो कनस्तर था वो किसका है, वो उस आदमी का है, और वो किसी की दुकान पर नौकर बन गया। तो वो कहती है अब फाइनली साहिब अपना मास्टर नहीं रहा है। और यहाँ पर हमारा पहला पार्ट ख़त्म। यहाँ आपने देखा कैसे उन्होंने साहिब को देखती थी, वो सुबह सुबह घर के बाहर आता था, फिर उन्होंने उसको स्कूल वाली बात पूछी, फिर उसका नाम पूछा, फिर उसके दोस्तों से मिली, वो भी चप्पल नहीं पहनते थे, उदीपी वाले दोस्त की कहानी बताई, फिर सीमापुरी जाके उन लोगों की हालत देखी, फाइनली साहिब को टेनिस शूज़ देखे हुए देखा, एंड लास्ट में उन्होंने देखा कि अब वो एक चाइल्ड लेबर बन गया है एक चाय की टपरी पे। अब आते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट पे, जो है मुकेश की कहानी। मुकेश कहाँ काम करता है, मुकेश रहता है गाइस फिरोज़ाबाद के अंदर, जहाँ पे लोग कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं। अब हमारी ऑथर मुकेश से मिलती है और मुकेश उन्हें कहता है दैट आई वांट टू बी अ मोटर कार मैकेनिक, ठीक है, और मुझे खुद का मास्टर बनना है। मतलब मुकेश का मन नहीं है कि वो जो है कांच की चूड़ियाँ बनाता रहे सारी जिंदगी, बैंगल फैक्ट्री में काम करता रहे। उसका मन है कि वो एक दिन कार चलाना सीखे और एक मैकेनिक बन जाए। बट ये सपना बहुत बड़ा था, जैसे रेगिस्तान के बीच में पानी ढूंढना बहुत मुश्किल है ना, बिल्कुल वैसे ही लेवल का था उसका ये सपना। क्यों? क्योंकि फिरोज़ाबाद के अंदर आज से नहीं, बहुत सालों से बहुत सारी फैमिलीज़ जो है इस सर्कल में फंसी हुई हैं। उनकी जनरेशन पे जनरेशन जो है क्या करती हैं,
वो जो है फिरोज़ाबाद की फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं। इवन दो हमारी कंट्री के अंदर गाइस लॉ भी बन चुका है, यानी कि चाइल्ड लेबर पे लॉ बन चुका है कि बच्चे ऐसे हज़ार्डियस काम नहीं कर सकते कि कांच पिघला रहे हैं, बट फिर भी ये एप्लीकेबल नहीं हुआ है और लाखों बच्चे वहाँ रोज़ फैक्ट्री में काम करते हैं और बड़े होने से पहले, मतलब 18 की एज से पहले ही वो अंधे भी हो जाते हैं। तो यही चीज़ आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फिरोज़ाबाद इंडिया का ग्लास बैंगल फैक्ट्री का सेंटर है, ठीक है। मुकेश की फैमिली और भी बहुत बच्चे वहाँ पे काम करते हैं। लगभग 20,000 बच्चे वहाँ काम करते हैं और अपनी आंखों की रोशनी भी वो खो देते हैं। तो वो मुकेश जो है ना, मुकेश से बात करती हैं और वो मुकेश को और जानना चाहती हैं और वहाँ के लोगों को। तो मुकेश उन्हें कहते हैं, आओ मैम मैं आपको अपने घर लेके चलता हूँ, मेरा घर तो अभी नया नया बना है, बहुत प्राउड होके कहता है। तो वो उसके पीछे पीछे गलियों के अंदर से निकल के जाते। गलियाँ तंग थी, इतने इतने से घर थे, वहाँ पे लोग अपने एनिमल्स के साथ रह रहे थे, कह रही बहुत बदबू आ रही थी, यहाँ पे भी सीवेज नहीं थी, छोटे छोटे घर टूटे बच्चे से थे, एंड वो उसके पीछे पीछे जा रही थी। अब जैसे ही वो मुकेश के घर के अंदर जाती हैं तो मुकेश का जो घर का दरवाज़ा था वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा सा था, ठीक है, सही से नहीं लगा था। वो उस पर लात मारता है और वो खुल जाता है। और वो कह रही वो एक हाफ बिल्ट शैक था, यानी कि टूटी भज्जी झोपड़ी थी, बट उसको भी उसने कहा था कि मेरा नया घर बना है, हमने रिपेयर कराया। तो वो उस पर भी बहुत प्राउड था। वो जैसे ही एंटर करती हैं जो है मुकेश के घर के अंदर, तो आंगन आता है, यानी कि बाहर की जो खुली जगह होती है, वहाँ एक कोने में मुकेश की सिस्टर इन लॉ, यानी कि उनकी जो घर की बहू थी ना, उसके भाई की बीवी, वो बैठ के कुछ खाना पका रही थी। वो लड़की बहुत छोटी सी लग रही थी, 18 साल की होगी, 19 साल की होगी लगभग। और वो जो है, वो जो चूल्हा नहीं होता उस पर फूंक मार रही थी, धुआं धुआं हो रहा था। उधर कोने में पालक के पत्ते पड़े थे और वहाँ उसकी दादी जी भी बैठी हुई थी। कौन? मुकेश की दादी। अब मुकेश के घर में बेसिकली कितने लोग हैं? मुकेश, मुकेश का बड़ा भाई, मुकेश के पापा, दादी और वो जो बहू रानी है। तो वो कहती है वो जो छोटी सी लड़की है ना, 18 साल की, सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर ही है, पूरे घर के लोगों का खाना बनाना, इन ईच एंड एवरीथिंग। अब इतने में ही क्या होता है, वो सबको देख के हंस रही होती है कि मुकेश के पापा और उसका जो भाई है वो आ जाते हैं। जैसे ही मुकेश के पापा घर आते हैं, ससुर जी घर आ जाते हैं, तो वो लड़की अपना घूंघट आगे कर लेती है एज पर द कस्टम, कि बड़े लोगों के सामने आपको घूंघट करना है। तो वो जो है उसे देख के काफ़ी हैरान होती है कि इतनी से बच्ची पे इतनी सारी जिम्मेवारियाँ हैं। मुकेश के पापा ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, पहले टेलर रहे, इतने साल बैंगल फैक्ट्री में काम करा, बट आज तक वो अच्छा घर भी नहीं बना पाए और ना ही दोनों में से एक बच्चे की एजुकेशन वो करा पाए। गरीबी में ही वो रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं वो मेहनत नहीं करते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी गरीब। अब उसकी ग्रैंड मदर को ऐसा लगता है, वो उनसे पूछते हैं कि आप कुछ करो, निकालो बच्चों को बाहर इससे। तो वो कहती है अरे ये तो हमारा कर्मा है, ये तो हमारी डेस्टिनी है, हम इस जात में, यानी कि इस वाली कास्ट के अंदर पैदा हुए हैं, तो मतलब हमें यही काम करना होगा। अब उन लोगों ने ना एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि भाई हमारे घर में बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसका एक ही काम है, चूड़ियाँ बनाना कांच की। तो नाउ दे डोंट इवन वांट टू कि भाई प्रोटेस्ट करें निकले इस चीज़ों से, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं हमारी ज़िंदगी तो यही है। बट मुकेश ने नहीं करा है, उसको क्या बनना है? अपना मास्टर मैकेनिक। अब वो उनके घर से बाहर निकलती हैं और आगे जाती हैं और वो कहती हैं जो ये बैंगल्स होती हैं, वैसे हमें कितनी सुंदर लगती है बैंगल्स, आप रास्ते पे देखो हर जगह पे अलग अलग सुंदर सुंदर रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, इंडिगो, अलग अलग कलर्स की हमें बैंगल्स दिखती हैं। लड़कियां उन्हें पहनती हैं, शादी के बाद वो सुहाग की निशानी होती है, इट्स वेरी वेरी प्योर थिंग होती है। बट यहाँ देखो उन्हीं बैंगल्स को बनाने के लिए इतने बच्चों का बचपन जा रहा है। सो वो काफ़ी इमोशनल हो रही होती हैं सोच के। इतने में ही वो पहुँचती हैं एक और घर में, कह रहे यहाँ ना हर घर में जो है छोटे छोटे जगह बनी हुई और सब लोग बैंगल्स ही बना रहे थे। तो इन्हें एक और बच्ची दिखती है, उसका नाम था सविता। उसने बहुत ही फेडेड पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी और वो क्या कर रही थी भाई साहब, कांच पिघला रही थी, नन्ही सी बच्ची, और उसके हाथ ऐसे मशीन की तरह चल रहे थे, कांच पिघला के वो चूड़ियाँ बना रही थी। तो उसके साथ में दो बूढ़े जने बैठे थे, एक बुढ़ी आंटी, एक बुढ़े अंकल, शायद उसके दादा दादी थी या मम्मी पापा थे, पता नहीं। तो वो कहती हैं कि मैंने आज तक एक वक्त का खाना भी नहीं खाया, मतलब आज तक उन्होंने पेट भर के खाना भी नहीं खाया है। तो उस आंटी के बराबर में जो अंकल बैठे हुए थे बूढ़े से, वो कहते हैं एटलीस्ट मैंने घर पे छत तो बना दी है ना, एटलीस्ट मैंने घर तो बना दिया है। तो उनके लिए वो भी लाइफ का एक बड़ा अचीवमेंट था कि वो एक घर में रह रहे हैं। इवन तो इतना भी नहीं वो कमा पाते कि वो रोटी खा पाएँ चैन से, नहीं, इतनी भी नहीं खाना मिलता कि पेट भर जाए। तो ऐसे सिस्टम में वो लोग रह रहे हैं और वो छोटी बच्ची जो है चूड़ियाँ बना रही है। उन्हें उसे देख के लगता है कि अभी तो इसे ये भी नहीं पता ये चूड़ी जो बना रही है उसका क्या मीनिंग है, थोड़े समय में पता लग जाएगा, जब वो 18-19 की होगी उसको भी दुल्हन बना देंगे एंड देन वो भी मुकेश की जो वाइफ है उसकी तरह उसके ऊपर सारी ड्यूटीज़ आएगी एंड वो भी यही सब कर रही होगी। तो बेसिकली ना इनको बचपन मिलेगा ना ही ये लाइफ में कभी आगे। देखो उसकी दादी भी परेशान है, तो शी फेल्ट वेरी सैड फॉर दीज पीपल। अब वो सोचती हैं कि चलो यार किसी जवान जनरेशन पे जाती हूँ, यहाँ की जो बड़े बड़े बच्चे हैं ना उनसे जाके कहती हूँ प्रोटेस्ट करो, गवर्नमेंट तो लॉ बना रखा है ना कि आप यहाँ काम नहीं कर सकते बच्चे, लेट्स ट्राई। तो वो जब यूथ से बात करती है फिरोज़ाबाद की, तो वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर ट्रैप्ड इन दिस सर्कल।
रीड करो इसको। वो कहते हैं हम लोग इस विशियस सर्कल में, जहरीले सर्कल में ट्रैप हो चुके हैं। अगर हम कोई प्रोटेस्ट करेंगे भी तो पुलिस हमारे पे ही नाम लगा के हमें जेल में डाल देगी, ठीक है। विशियस सर्कल किसका है? मनी लेंडर्स का, साहूकार का, जो मनी देते हैं ना, और मिडलमैन, पुलिस का, ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिशियन का। अगर हम इकट्ठे हो भी जाए तो पुलिस हमारे को जेल में डाल देगी झूठे केस में फंसा के, इसलिए हम प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। और अब बच्चों ने और उनके पापाओं ने और लोगों ने, सब ने गिव अप कर दिया है, कोई प्रोटेस्ट करने की सोचता भी नहीं है। सो दिस इज़ हाउ शी सॉ द फिरोज़ाबाद। अब वो कहते हैं मैंने 2 फैमिलीज़ देखी। एक देखी साहिब का वर्ल्ड, जहाँ पे उसे गिव अप करना पड़ा, उसे अपने मम्मी पापा के कहने पे चाय की टपरी पे काम करना पड़ा, वही करना पड़ा उसे। और दूसरा देखा वर्ल्ड उन्होंने मुकेश का। बट मुकेश अभी थोड़ा डिफरेंट है। मुकेश की ड्रीम क्या है कि उसे बनना है एक मोटर कार मैकेनिक। अब वो मुकेश से पूछती है कि बेटा बहुत दूर है वो तो मैकेनिक का वो जो जगह है, शॉप, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तो चल के चला जाऊंगा, मुझे तो मोटर कार मैकेनिक ही बनना है। एंड लास्ट में वो पूछती है अच्छा तुम्हें पायलट तो नहीं बनना? मतलब वो उसको टेस्ट कर रही होती है, कहीं उसका जो ये सपना है ये कोई ऐसा ही तो नहीं है कि आज सोच रहा है कल को ना करे। वो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं बनना पायलट। कभी कभी प्लेन छोड़ के जाते ऊपर फिरोज़ाबाद से। और यहाँ पे चैप्टर हो जाता है एंड। तो यहाँ हमें समझ में आया दूसरा बच्चा जो मुकेश है, अभी उसमें थोड़ी उम्मीद बाकी है, उसे नहीं रहना है यहाँ फिरोज़ाबाद की कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री में जहाँ लोग अंधे हो जाते हैं, ठीक है। वो जो है चाहता है कि वो अपना मास्टर बन जाए। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट, काफ़ी सुंदर, काफ़ी ज़्यादा हमारे को लाइफ की इंपॉर्टेंस समझाने वाला ये चैप्टर है। यहाँ मैंने इसकी ये थीम्स लिख दिया, एक बार पढ़ लेना, एग्जाम में काम आएंगी, ये आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगी। तो हम एंड करते हैं इस वीडियो को और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं पढ़ाऊंगी आपको आपका नेक्स्ट चैप्टर। अगर इस चैप्टर के 15-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं तो उसकी भी लिस्ट लगा दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।